इस बार बिहार का चुनाव एक नजीर बनेगा। सोचिए, ऐतिहासिक रूप से आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी का बल रहा भारी है, एनडीए या इंडिया? लेकिन दो तीन चीजें हैं। चुनाव आयोग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठा एसआईआर। अभी 20 तारीख तक रुक जाइए, आरजेडी ने आंकड़े नहीं जारी किए हैं कि उनका कहां से कौन सा उम्मीदवार है। पहले सीटों पर दोस्ताना फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है, वैशाली से लेकर कई सीटों पर। कहा जा रहा है कि ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ चीजें बातचीत हो जाएगी, उस पर डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अब तक जो जान रहे हैं, आपको जो खबर दी जा रही है वो उतना पुष्ट भी नहीं है। क्या चल रहा है अंदर वो भी बताऊंगा। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब बात पहले चुनाव की और देश के हालात की। ये लल्लन टॉप के एक पत्रकार हैं, सौरभ द्विवेदी, पटना वीमेंस कॉलेज की ये तस्वीर है। ये दलित समाज की बच्ची हैं जो अपनी बात, मुझे नहीं पता ये दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, लेकिन इन्होंने बात कहा कि क्या इस देश के सवर्ण समाज के लोग दलित समाज के नेताओं को वोट देते हैं, उनकी पार्टी को अपना मानते हैं? यही लड़ाई है मेरी। मैं बार बार कह रहा हूं, सोचिए, बीजेपी ने 49 अपर कास्ट को वोट दिए हैं, 49। वो किसी कीमत पर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला है। अब नीतीश कुमार जी ने 22 टिकट दिया, उनको भी वोट मिल सकता है क्योंकि वो गठबंधन में है सवर्ण समाज के बीजेपी के साथ। चिराग पासवान ने भी लगभग 15 टिकट दिए हैं, उनको भी मिल सकता है, वो भी गठबंधन में है। मांझी ने 2 या 3 दिया है, उनको भी मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 या 3 दिया है, उनको भी मिल सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव लगाया है। लगभग 30 के करीब, 55 अब तक जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 30 के करीब टिकट उन्होंने सवर्ण समाज को दिया है। तो देखने वाली बात हुई कि वो कितना वोट सवर्ण समाज का ला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तमाम मेरे दलित पिछड़े नेताओं से, इंडिया गठबंधन के लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि जहां सवर्ण समाज का कैंडिडेट होगा वहां वो उसको वोट देंगे। अब बताइए, ये नेताओं की राय है कि जहां उनका गठबंधन होगा उनको वोट देंगे। तो सवाल है कि चित्रा त्रिपाठी सिर्फ दलित पिछड़ों से क्यों जाके पूछती हैं कि कौन जात हो और किसको वोट दोगी? चिंता मत कीजिए, इस चुनाव में हम लोग भी ये सवाल पूछेंगे, दम से पूछेंगे, जम कर पूछेंगे कि कौन जात हो और किसको वोट दोगे। लेकिन सोचिए, हमारे नेता खुद मान रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग आपको वही वोट देते हैं जहां उनका उम्मीदवार हो जाति का। लेकिन वो दलित उम्मीदवार अगर आरजेडी का दलित पिछड़ा हो या कांग्रेस का ही दलित पिछड़ा हो तो वो नहीं देंगे। एक बड़ा सवाल है जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, आदिवासियों को समझना चाहिए। और वही सवाल इस छात्रा ने उठाया जो वीकर सेक्शन की लग रही हैं। लेकिन सोचिए, इसी महफिल में तमाम जो सवर्ण छात्राएं हैं वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले रही हैं कि हमें वैसा सत्ता चाहिए, वैसी सरकार चाहिए। लेकिन एंकर एक बार भी सवाल नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार ने भी 22 टिकट दिए, लेकिन खबर उससे भी भयानक है। सिर्फ एक पर्चा रद्द हुआ है चिराग पासवान जी की पार्टी का। अब कहा जा रहा है कि राम वृक्ष सदा का भी पर्चा रद्द हो गया है। तो अफरा तफरी में नॉमिनेशन हुआ है, बहुत कम समय था। अब 20 तारीख, कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन के लिए, अभी भी बहुत लोग बाकी हैं और ये मौका मिल जाएगा चुनाव आयोग को। और देखिएगा, इसका खामियाजा कहीं एनडीए को ज्यादा न भुगतना पड़े। खाता जरूर चिराग पासवान से खुला है, लेकिन इसकी मार सबसे ज्यादा एनडीए पर पड़ सकती है, ये गांठ बांध लीजिए। और अगर 10 से 15, 25 तक विकेट गिर गए, रिजेक्ट हो गए नॉमिनेशन के नाम पर, तो 20 तारीख के बाद देखिएगा जो पर्चा जो रिजेक्ट होगा तो कोहराम मच जाएगा और वो 20 तारीख के बाद पता चल जाएगा। तो खैर, 122 सीटों पर 20 तारीख को नामांकन जो है वो पता चल जाएगा कि कौन पार्टी कितने चुनाव पर लड़ रही है। और सबसे जो बड़ी खबर है, बिहार में जो गांव-गांव के सवर्ण पत्रकार जा रहे हैं, वो टीवी अखबार में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। तो सारी मीडिया, सारे अखबार को उतार दिया गया है सड़कों पर और वो माहौल बना रहे हैं एनडीए गठबंधन के लिए। बनाएंगे, उनके पास संसाधन है, पैसा है। तो टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, पैसा लेके वो काम करते हैं। एनडीए उनको पैसा देती है और प्लस सवर्ण पत्रकार
आप किसी पत्रकार की खबर देख रहे हैं ना, तो उसकी पहले जाति पता कीजिए। अगर वो SC ST OBC नहीं है तो मान के चलिए कि वो एनडीए के समर्थन में बात करेगा, और इक्का दुक्का कोई अगर सवर्ण पत्रकार है तो मान के चलिए कि वो SC ST OBC के रिजर्वेशन या आरक्षण के पक्ष में वो बात नहीं करेगा। ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी वो एनडीए के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो आपके सामाजिक अधिकारों के खिलाफ साथ नहीं है। तो जब आप कोई खबर देखे, कोई अगर किसी एनडीए को जिता रहा है, तो उस पत्रकार की जाति जरूर देख लीजिए। अब आप कहिए कि ये लागू तो दलित पिछड़ों पर भी होता है। जी बिल्कुल, मैं यही तो चाह रहा हूं कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर जगह भागीदारी हो। जब हर जाति के जज होंगे, जब हर जाति के चुनाव आयोग में अधिकारी होंगे, जब हर जाति के लोग, तो किसी का पर्चा रद्द नहीं होगा जाति की वजह से या पार्टी की वजह से। तो ये सवाल है। लेकिन बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो मौजूद सवाल बना हुआ है वो है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे। अमित शाह ने जो सिग्नल दिया है, उसके बाद चिराग पासवान ने भी कहा कि तरीका तो यही है, विधायक चुनेंगे, और ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। और सोचिए, अभी एक शख्स थे, वो आरजेडी के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि नीतीश जी से बात हो चुकी है, 14 तारीख को नतीजे आने दीजिए, शाम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री यहीं से तय होगा। ये इस तरह के भी अटकलबाजी लग रही, क्योंकि नीतीश कुमार को लग गया है कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है, चिराग पासवान 29 सीट पर लड़ रहे हैं, आंकड़ा 122 का है, और 6 मांझी और 6 कुशवाहा। तो चिराग पासवान और बीजेपी ही सरकार बनाने के लिए सक्षम है, अगर वो जीतते हैं तो। इसलिए नीतीश कुमार कम से कम चुनाव तो फेयर कराएंगे। मुख्यमंत्री हैं, सिस्टम पर उनकी पकड़ है, तो बिहार में चुनाव तो फेयर होगा। लेकिन देखिएगा कहीं रिजेक्शन के मामले में 20-22 का कांड न हो जाए। उसके बाद भी बीजेपी साम दाम दंड लगा रही है। दरअसल बीजेपी के अपना मुख्यमंत्री के राह में ना नीतीश कुमार सबसे बड़ा रोड़ा है, और इस बार बीजेपी चाहती है कि हम इस रोड़ा को हटाएं। अगले चुनाव में तो वो खुद रिटायर हो जाएंगे, लगभग अंदाजा है कि वो अगले चुनाव तक रिटायर हो जाएंगे, यह आखिरी चुनाव मान सकते हैं उनका। तो चिराग पासवान को और बीजेपी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वो बीच चुनाव में एक्सपोज हो गए, और तमाम दलित पिछड़ों को अब लग रहा है कि कहीं यहां सवर्ण मुख्यमंत्री न बना दिया जाए, और इसलिए लगभग 90 उम्मीदवार जो है वो सवर्ण समाज के दिए गए हैं। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन के जो सवर्ण उम्मीदवार हैं, एक बार आनंद मोहन के बेटा पाला बदल चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो सावधान तो वो जरूर होंगे। रही बात इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ की, तो राजेश राम जी का एक वीडियो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। वो कह रहे हैं कि ऊपर से वो नाम ले रहे हैं कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल, कि उनका इंटरफेयर सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट देने में है। ये उनके वीडियो क्लिप से, लेकिन मैं उसकी क्लिप की पुष्टि नहीं करता हूं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में युद्ध चल रहा है। ये उतना सच नहीं है, युद्ध नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन, मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े डेमोक्रेटिक होते हैं, वहां आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये नॉमिनेशन वापसी के दिन, जैसा दीपांकर ने कहा है, भट्टाचार्य ने, नॉमिनेशन के दिन ये सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं कि आप सचेत होइए। जब सवर्ण समाज के लोग इंडिया गठबंधन के सिर्फ वोट तभी देंगे जब उनका कैंडिडेट, अब बताइए, मैं एक सीट बता रहा हूं बारसलीगंज, जहां से अशोक महतो की पत्नी अनीता जी चुनाव लड़ेंगी, वहां दो जो है वो सवर्ण उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन का भी सवर्ण है, कांग्रेस के सवर्ण उम्मीदवार हैं, और एनडीए के सवर्ण उम्मीदवार है। वो वहां का सवर्ण समाज देगा वोट, वो देगा बीजेपी को वोट। वो अशोक महतो की पत्नी को नहीं देगा, क्योंकि वो पिछड़े समाज से, धानुक समाज, अति पिछड़े से आती हैं। अब वही ले चलते हैं आपको लालगंज में एक अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार है और दूसरा सवर्ण समाज का आरजेडी का उम्मीदवार है। वहां सवर्ण समाज आरजेडी को टिकट वोट दे सकता है, क्योंकि वो अपनी जाति को वोट देना चाहता है पहले, और जब उसकी जाति नहीं मिलेगी तब वो विचारधारा पार्टी देखते हैं। लेकिन दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिर्फ पार्टी देखता है, जाति नहीं। जहां जहां इंडिया गठबंधन ने सवर्ण उम्मीदवार दिए होंगे वहां भी उनको वोट करेगा। और बीजेपी के भी जो दलित पिछड़े हैं वो जाति नहीं देखते हैं, वो पार्टी देखते हैं। वो समर्थक होंगे बीजेपी के, तो बीजेपी सवर्णों को टिकट दे, उनको वोट देते हैं।
तो जाति की जो राजनीति है वो सवर्ण समाज को फायदा पहुंचाती है। सवर्ण समाज के लोग जाति पर राजनीति करते हैं और जाति के हिसाब से वोट देते हैं, और टीवी अखबार में बैठा उन्हीं की जाति का पत्रकार कहता है कि लालू यादव की पार्टी जातिवादी है, नीतीश की पार्टी जातिवादी है, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी की पार्टी जातिवादी है। सोचिए, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, क्या खूब कहा है अटल बिहारी वाजपेयी ने रजत शर्मा के शो में। रजत शर्मा ने पूछा कि आपने मायावती जी का मुख्यमंत्री बना दिया, तो रजत शर्मा कहते हैं कि हाँ भैया ठीक किया है। मुलायम सिंह कांटा है, मायावती भी कांटा है, हमने एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे का इस्तेमाल किया और फिर दोनों कांटे को निकाल के फेंक दिया और बीजेपी की सरकार बना ली। तो क्या इस बार नीतीश कुमार को लड़ाया जा रहा है और बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश और चिराग को लड़ाकर दोनों को भगा दिया जाए? इसलिए अब जो एनडीए के बहुजन समर्थक है उनको सोचना है कि आपको कहां वोट करना है। आरएसएस का ड्रीम है, सपना है बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री। सोचिएगा जरूर, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास वोट के अलावा और कुछ नहीं है, और वो भी चोरी हो रहा है कभी ईवीएम से। सोचिए, पहले हमारे बाप दादाओं को वोट डालने नहीं दिया गया, पिछड़ा, अति पिछड़ा को, दलितों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को। लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे। एससी एसटी के रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जितवाते थे। धीरे धीरे समय बदला, बहुजन महापुरुषों जगदेव बाबू की शहादत हुई, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मानवर कांसी राम साहब, मुलायम सिंह यादव, इन सब लोग का आंदोलन चला, सुनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, ऐसे हजारों नाम जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, कुछ बड़े नाम बताए आपको। इन लोग का आंदोलन चला, तब इन लोगों ने कहा कि भैया चलो, तब कुछ पिछड़ा का टिकट मिलने लगा तो बूथ लूट होने लगा। जब दलित वोट गिराने लगा तो बूथ लूट होने लगा। फिर बूथ लूट से भी काम नहीं चला तो भी दलित पिछड़ा 90 के दशक में जब राजनीति में भागीदारी होने लगी तो ईवीएम आ गया, और उसके बाद झूठ फैलाया गया कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का। सच्चाई है कि राजनीति का पैसाकरण हुआ है, और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को आज इसलिए टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका कहा जाता है कि आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि इस बार इस परसेप्शन को तोड़िए, और जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक गरीब है और अगर वो टिकट लाया है तो उसको जिताइए, ताकि ये परसेप्शन टूटे कि चुनाव पैसे से नहीं जीता जा सकता है, गरीब वोट से जीता जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसके ड्राइवर ने हराया था। इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था। तो सोचिए, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी राजनीति में नहीं आते अगर पैसे का बोलबाला होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है। और इसलिए मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने, आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बने, तो दलित, पिछड़े को वोट दीजिए, वोट से सरकार बनाइए। आपके पास सिर्फ वोट है। जब वोट से अपनी सरकार बना लेंगे, अपना विधायक बना लेंगे, तभी वो आपके लिए चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रास्ता खुलेगा। नहीं तो आपके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जातिवाद होता रहेगा। किसी कीमत पर बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी मत दीजिएगा। उसका नैसर्गिक स्वभाव है कि वो उसको खा जाएगी, दही को। इस देश में जातिवाद सच्चाई है, और जातिवाद से लड़ने का एक ही रास्ता है कि जब तक पीड़ित शोषित सत्ता में ना आए तब तक आप जातिवाद से नहीं बच सकते। इसलिए चुन चुन कर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत कीजिए, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।